है ना। सभी एक बार आप लोग देख लीजिए लाइव में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज़ में कोई परेशानी आ रही हो या फिर बोर्ड पे कोई परेशानी आ रही हो, है ना। जल्दी बताएं बेटा, कोई परेशानी आ रही है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। गुड मॉर्निंग मोनिका माहौर, गगन, जगन सिकरवार गुड मॉर्निंग, शालू गुड मॉर्निंग बेटा, जय श्री कृष्णा, नीरू अग्रवाल, है ना, आनंद मिश्रा राधे राधे, सत्येंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। ओके क्लियर है, चलिए, है ना। कल से आगे चलेंगे, कल जहाँ तक करा दिया उससे अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आप लोगों को बता दूं, कल जो हम पढ़ रहे थे वो हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे बेटा। कौन से समास पढ़ रहे थे? तत्पुरुष समास, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, क्यों? एक मिनट, यहां लिखते हैं। तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, और तत्पुरुष समास के मैंने आप लोगों को 6 भेद बता दिए थे। कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष समास तक हम कर चुके हैं, और कर्म तत्पुरुष में मैंने आपको बताया था कि इनकी विभक्तियां एक आती है। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ तक किसी को भी कुछ पूछने में परेशानी आ रही हो तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मिनट बेटा, किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से आगे करते हैं छठवें समास के बाद, यानी कि इसका छठवां भेद अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए इसमें एक नियत तत्पुरुष भी होता है बेटा। सॉरी, पहले पढ़ते हैं उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? उपपद तत्पुरुष समास। अब आप कहोगे क्या होता है, तो आप सिंपली इसको ऐसे समझ लें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने पर वह शब्द पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। यानी कि आपने एक चीज देखी होगी, जैसे सरपंच, गांव में सरपंच होता है कि नहीं होता? अगर मान के चलिए ये कहीं चला जाए तो इसका काम कौन संभालेगा? तो आपको अच्छे से पता है, उप सरपंच संभालता है। कौन संभालता है? उप सरपंच संभालता है। यानी कि ये सरपंच नहीं होता, लेकिन अगर वो सरपंच नहीं है तो सरपंच के स्थान पर वो सरपंच के काम करता है, इसीलिए उसको हम उप सरपंच कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई सचिव नहीं है, मान के चलिए सचिव कहीं चला जाता है, तो सचिव का काम कौन करेगा? सहायक सचिव या फिर उप सचिव मान सकते हैं, है ना। जैसे कुलपति फिर उप कुलपति मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो वैसे ही याद रखना, इसकी डेफिनेशन जो बनती है, परिभाषा क्या बनेगी बेटा? तो परिभाषा में इसको समझेंगे। जैसे याद रखना है, सरपंच नहीं है फिर भी सरपंच का काम कर रहा है, उसे उप सरपंच कहेंगे। ऐसे ही पद नहीं है लेकिन फिर भी पद का काम करे, याद रखना, पद नहीं है फिर भी वो काय का काम करे? पद का काम करे, तो उसे हम उपपद के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद जैसे मान के चलिए, प्रथम पद तो ठीक है, लेकिन उत्तम पद केवल एक वर्ण हो। क्या हो? केवल एक वर्ण हो, और वह जब पहले पद के साथ मिले तो ये वर्ण भी क्या करे? एक पद का काम करे। यानी ये वर्ण है और ये पद नहीं है,
लेकिन काम काय का कर रहा है, पद का कर रहा है, और पद का कर रहा है इसीलिए इसको हम उपपद के नाम से जानते हैं। और आपको पता हो कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद की प्रधानता के अलावा इसमें प्रधानता प्रथम की ना होते हुए किसकी होती है, दूसरे पद की प्रधानता रहती है। और दूसरा पद क्या होता है, उपपद होता है। इस कारण से इसको हम उपपद तत्पुरुष समास के नाम से जानेंगे। एक उदाहरण समझ लेते हैं इसका, फिर आसानी होगी समझने में। देखिए जैसे मान के चलिए यहां पर लिखा हुआ था जल प्लस ज, एक पद जेरा और दूसरा पद जेरा। जो उत्तर पद है वो पद नहीं है बेटा, क्या है, केवल एक वर्ण है। क्या है, वर्ण है। लेकिन जब मैं इसे पहले पद के साथ मिलाता हूं, ये दूसरा वाला पद क्या है, केवल एक वर्ण है। लेकिन जब मैंने इसे पहले पद के साथ मिलाया तो ये शब्द बना जलज। और जहां पर क्या हुआ कि इस जा ने अर्थ दे दिया जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। कहां, जल में। जल में जा का मतलब क्या हो गया, जैसे ही जा जल के साथ में मिला तो जा के साथ मिलने पर इसका मतलब हो गया जल में जन्म लेने वाला। याद रखना आखिरी जो शब्द है वो शब्द ना आते हुए केवल एक वर्ण आएगा। उत्तर पद पद ना होते हुए वर्ण होता है, लेकिन वो पद का काम करने लगता है, इसीलिए इसे हम उपपद के नाम से जानते हैं। जैसे जल प्लस द बराबर जलद, जल को देने वाला। जल प्लस धी बराबर जलधे, जल को धारण करने वाला। सॉरी, हाँ सही है, सही, जल को धारण करने वाला। नीरज, नीर प्लस ज, इसीलिए इसमें विसर्ग संधि नहीं हो रही थी, नीर टूटेगा, है ना। तो इसका बन जाएगा नीरज, और इसका मतलब होता है नीर में जन्म लेने वाला। नीर माने पानी, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो जल में जन्म लेता है उसे कमल का पर्याय होता है। जल को देने वाले बादल को कहते हैं। जल को धारण करने वाला समुद्र होता है। और नीरज भी काय का पर्याय होता है बेटा, कमल का। रूढ़ हो चुका है। यहां तक कुछ पूछना है क्या, देखिए जल्दी करें। आप लोगों के बेटा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी? मेघा, ऋतु, शीतल, सिद्धार्थ, जगन, किसी को कोई परेशानी? केएलपी जी आप लेट हो बेटा, चलिए कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद अगला समास देखेंगे, उसको कहते हैं निय। क्या कहते हैं? निय या फिर अयपद। इसी के अंतर्गत आएगा, तत्पुरुष के अंतर्गत है निय या फिर अयपद। याद रखना है, निय या फिर अयपद। देखिए क्या होता है, इससे अपन समझ लें निषेध या फिर नकारात्मक। क्या है? निषेध या फिर नकारात्मक। जिन शब्दों में याद रखना निषेध का बोध हो, काय का बोध हो? निषेध का। यानी कि नि, निह, वी, है ना, निह, नी, वी, अन, आ, ये उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। और इन उपसर्गों का जब हम किसी पद से पहले प्रयोग करते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं? निषेध या फिर नकारात्मक बन जाते हैं। जैसे धर्म, धर्म से पहले लग गया अ,
तो आ लगने से ये क्या बन गया, जो धर्म नहीं है, जो धर्म नहीं है, इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया। और याद रखना नकारात्मक में निय आएगा और नहीं का प्रयोग जरूर होगा, इसीलिए इसको हम निषेधात्मक या फिर निय या फिर अयपद के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? संबोधन कारक होता नहीं है बेटा, संबोधन एक शब्द में आता है, दो पदों में नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ, असत्य भी हो जाएगा। असत्य क्या होता है, जो सत्य नहीं है। अन्याय, जो न्याय नहीं है उसे अन्याय कहते हैं, है ना। अलग, जो लगा हुआ नहीं है। असमर्थ, जो समर्थ नहीं है। असमर्थ कौन है, जो समर्थ नहीं है। अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है। नाथ का मतलब होता है संरक्षक। अनाथ कौन है, जिसका कोई नाथ नहीं है। ठीक है? अडिग, जो कभी ना डिगे। याद रखना इसमें ऐसे शब्द आएंगे, डिगना मतलब एक तरीके से होता है हिलना या विचलित होना, है ना, अपनी जगह से हट जाना। हाँ, नापसंद, जो पसंद नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते, नापसंद, बिल्कुल सही बेटा, जो पसंद नहीं। देखिए अगर ऑप्शन में ये ना आए तो इन शब्दों में हमें याद रखना है, हम अव्ययी भाव लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं ये ध्यान रखना प्राथमिकता के तौर पे, क्योंकि ये आ दिए रहा है तो इनमें याद रखना ये उपसर्ग है बेटा। क्या है, और उपसर्ग अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं। इनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन का पता नहीं चलता। इस कारण से इनमें हम अव्ययी भाव समास को भी प्रधानता देंगे। यदि एग्जाम में निय लिख करके नहीं देता है, यदि कभी भी प्रश्न आए और उसने निय शब्द नहीं लिखा है, तो आप इनको अव्ययी भाव के अंतर्गत रखेंगे। पहले काय के अंतर्गत रखेंगे, अव्ययी भाव के। जब अव्ययी भाव दिया नहीं हो और उसमें निय को दिया गया हो तब हम इसे इसमें रखेंगे। क्लियर है? प्राथमिकता में अव्ययी भाव को रखना है। यदि आता है तो निय ऑप्शन में नहीं है, अगर स्पेशली निय ऑप्शन में दिया हो तो अलग बात है। ठीक है, चलिए तत्पुरुष समास तक कंप्लीट हो गया है। तीसरे नंबर के समास की बात करेंगे तो तीसरे नंबर का समास होता है कर्मधारय समास। यहां तक किसी को कोई परेशानी बेटा? हाँ बेटा, ना आ सकता है, लिखाया तो था अभी मैंने। ये ना है, अन है, निह है ना, ये ऐसे उपसर्ग हैं जो निषेधात्मक है। किसी चीज को निषेध बनाने के लिए, या हम एक तरीके से कहें तो चीजों को विलोम बनाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सत्य का विलोम असत्य बनाते हैं कि नहीं बनाते, पसंद का नापसंद बन गया, है ना। खुश है कोई, खुश का ना खुश भी तो बना सकते हैं, ना खुश, वो इन चीजों से ना खुश है मतलब खुश नहीं है। क्लियर है? प्रशांत जल्दी बताएं बेटा। अभी यहां तक क्लियर है क्या? कर्मधारय समास को आगे बढ़ाऊं? ओके सर, चलिए बिल्कुल।
तीसरे नंबर का समास है जिसका है कर्मधारय। कर्मधारय समास समझ लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कर्मधारय जो समास है वो स्वतंत्र भेद के रूप में नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। इसे तत्पुरुष समास का उपभेद मानते हैं। थोड़ा सा नीचे, 1 मिनट, है ना। इसको क्या करेंगे, तत्पुरुष समास का उपभेद मानते हैं। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। काय की प्रधानता होती है? उत्तर पद की। लेकिन इसमें जो दोनों पद होंगे उन दोनों पदों के मध्य में विशेषण विशेष्य, काय का विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान, एक बार फिर रिपीट करूंगा, थोड़ा सा फिर समझे। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है इसके दोनों पदों के मध्य। एक बार पूरी डेफिनेशन को मैं दोबारा बोल देता हूं, ठीक है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध निहित रहता है। उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य के संबंध, यानी इनका संबंध क्या होगा, इसमें निहित रहता है, शामिल रहता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही लिखा है। अभी दिख रहा है क्या अजय? अजय बेटा, कोई परेशानी आ रही है क्या? देखो, जल्दी बताएं। देखो, मुझे दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पास में स्क्रीन है मेरे पास, मैं देख लेता हूं। अगर ऊपर थोड़ा सा होता है तो मैं हटा करके दोबारा लिख देता हूं। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको नीचे लिख दिया करूंगा। चलिए, तो मैंने डेफिनेशन बताई कि कर्मधारय समास तत्पुरुष का उपभेद है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध निहित रहता है। अब विशेषण विशेष क्या होते हैं, उपमेय उपमान क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इन पे अपन फोकस कर लें, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे हम देखेंगे, विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा अनीता सुंदर है। अनीता कैसी है? सुंदर है। अब विशेषताएं कैसी भी हो सकती हैं, अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है ना, नीली है, पीली है, हरी है ना। मेरे पास सफेद शर्ट है। कैसी शर्ट है? सफेद है। तो सुंदर होना यहां पर अनीता की क्या है? विशेषता है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं, यहां पर अनीता संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता सुंदर है, और सुंदर इसीलिए विशेषता है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं? विशेषण मान सकते हैं, है ना। और किसकी विशेषता है? अनीता की। तो जिसकी विशेषता बताएं उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं, मेरे पास लाल कमीज है ना। इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है, जल्दी फटाफट से बताओ मुझे।
इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? अगर यहां आप बता दोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। जल्दी करें। लाल विशेषण, बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। लाल विशेषण और कमीज विशेष, बिल्कुल सही। यहां पर लाल शब्द विशेषता बता रहा है काय की? कमीज की। तो लाल क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा, और कमीज क्या हो जाएगी? विशेष्य। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं उपमेय क्या है और उपमान क्या है ना। ये उपमेय उपमान इसीलिए भी पढ़ना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि जब भी हम अलंकार पढ़ते हैं तो उपमा अलंकार आता है, और उपमा अलंकार को अलंकारों की माता कहते हैं, जो उपमेय उपमान से ही क्लियर होता है। यदि उपमेय उपमान नहीं आएगा तो नहीं क्लियर होगा। जैसे उपमेय होता है वह साधारण वस्तु जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान होता है वह लोक प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाए। है ना। वह साधारण वस्तु जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और वह लोक प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना करें उसे उपमान कहते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, एसआई के एग्जाम में आया था कि इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो याद रखना कि पीपर पात, पीपल का पत्ता के समान, सरिस माने समान, मन माने हृदय, डोलना माने हिलना। मेरा मन कैसे हिल रहा है? जैसे पीपल का पत्ता हिलता है। यानी कि मन की तुलना कैसे? पीपल के पत्ते से। तो मन क्या हो गया? बोले उपमेय हो गया। काय से तुलना कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से। पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है। और सरिस, इसको कहते हैं वाचक शब्द, और दोनों में जो मिलता है उसको कहते हैं साधारण धर्म। मैं यहां केवल ऐसे ही बता देता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा। याद रखना उपमा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से कितने भेद होते हैं? एक पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा, और तीसरा होता है मालोपमा। एक पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा, और तीसरा मालोपमा। जब अलंकार होंगे तब बताएं इसमें। ये क्लियर हुआ क्या बेटा? उपमेय क्या है, उपमान क्या है? एक और समझ लें, एक और समझ लें उदाहरण। तो आप लोगों को पता हो एक रचना है बेटा कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे की। और कलगी बाजरे की जो रचना है बेटा वो अज्ञे की रचना है। किसकी है? अज्ञे की। अज्ञे का पूरा नाम आपको पता हो? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
अब आप ये कहोगे कि सर इन्हें क्यों बता रहे हैं, तो बेटा देखो हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है, जिससे प्रश्न नहीं आएगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, कितनी नामों में कितनी बार के लिए, है ना। अज्ञे की बात करते हैं तो इनका प्रश्न पटवारी में आया हुआ था। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अज्ञे को अज्ञे किसने क्या कहा था, तो एक बार क्या हुआ कि कुछ रचनाएं इन्होंने प्रेमचंद को लिख करके भेजी, लेकिन उसमें इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। नाम नहीं लिखा तो प्रेमचंद ने वो रचनाएं क्या किया कि जैनेन्द्र कुमार को भेज दी और उनसे कहा कि इन्हें छपवा देना। जब वो पत्रिका में छपवाने के लिए गए तो वहां पता चला कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, और नाम देखिए सिंपल सी बात है, नाम नहीं होगा तो किस नाम से छपवाएंगे, तो जिसको जाना ना गया हो वो अज्ञे होता है, इसीलिए ये रचनाएं अज्ञे के नाम से प्रसिद्ध रही, याद रखना। और इनको कठिन काव्य का प्रेत नहीं, कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं, कंफ्यूजन याद रखना इसकी, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है इनको, याद रखना है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्लियर है बेटा, है ना। इनकी पत्नी की बात करते हैं तो इनको नए उपमानों का कवि भी कहते हैं बेटा, सच्चिदानंद को क्या कहते हैं, नए उपमानों का कवि कहते हैं। अब इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पर चर्चा कर रहा था कि यहां मैं इनको क्यों लेके आया, क्योंकि उपमान की चर्चा हो रही है और अज्ञे को नए उपमानों का कवि कहते हैं, जिससे हम इनको आसानी से समझ लेंगे, है ना। जैसे जैसे तो यहां तक क्लियर है। तो कलगी बाजरे की में इन्होंने क्या किया है, ये भाई साहब अपनी पत्नी की तुलना कर रहे हैं, क्या है, अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं। बोले कि क्या, कि तुम मुझे ऐसी लगती हो, बोले कैसी लगती हो, बोले जैसे किसी एक मैदान में छर हरे एक बाजरे की कली निकल के आई हो। क्या आप बाजरे का पेड़ तो देखते हो, तो ये अपनी पत्नी की तुलना कैसे कर रहे हैं, बाजरे के पेड़ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बाजरे के पेड़ से कर रहे हैं। कि बोले भाई तुम मुझे कैसी लगती हो, बोले जैसे किसी एक मैदान में बाजरे का पेड़ खड़ा हो वैसे ही तुम मुझे नजर आती हो, जब हवा के झोंकों से वो हिलता डुलता है वैसे ही तुम भी मुझे दिखती हो। तो भाई उसकी पत्नी बुरा मान गई, बोले यार दुनिया तारीफ करती है अच्छी चीजों से और ये क्या कर रहा है, मेरी तुलना कैसे कर रहा है, बाजरे के पेड़ से कर रहा है। बोले ये तो गलत बात है, क्या नहीं है। तो अपनी पत्नी को समझाया इन्होंने, क्या कहा कि भाई मैं तुम्हारी तुलना बाजरे के पेड़ से इसीलिए कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जितने भी कवियों ने अभी तक किसी की प्रशंसा की, जैसे चेहरे की तुलना चंद्रमा से की, आंखों की हिरणी की आंखों जैसी कर दी, है ना, बाल की नागिन से तुलना कर देते हैं, लेकिन मैं अगर उन उपमानों का तुम्हारे लिए प्रयोग करूंगा, भाई उन कवियों ने बार बार उनका प्रयोग किया है तो वो कैसे हो गए, मैले हो गए हैं। जैसे हम कोई नया बर्तन लाते हैं तो उसकी चमक रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करते रहते हैं उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हारे पुराने उपमानों का तुम्हारे लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नए उपमान यानी कि नई चीज से तुलना कर रहा हूं। तो जिससे तुलना करते हैं उसे उपमान, यानी कि कलगी यहां पर जो बाजरे की है उसे उपमान मानेंगे और उनकी पत्नी को यहां पर उपमेय मानेंगे। यहां आप मुझे बताएं उपमेय और उपमान क्लियर हुआ क्या, उपमेय उपमान क्लियर हुआ क्या। एक और आता है मृग नैनी, मृग के समान नैनो वाली, काय के समान, मृग के समान, और जिसकी आंखें मृग के समान हो उसे मृग नैनी कहते हैं। भाई कोई बताएगा मृग नैनी महल कहां है, जल्दी बताइए। भाई मैं जीएस का नहीं हूं, हिंदी का हूं, है ना, मैं हिंदी का टीचर हूं, जीएस का नहीं हूं, बस केवल ऐसे ही पूछ लिया नॉलेज के लिए कि मृगनैनी महल कहां है, जल्दी करें। हाँ ग्वालियर में है, देखो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है। हाँ डंडौतिया जी बिल्कुल सही कहा, केएलपीजी भी आपका सही है, ग्वालियर में है। ग्वालियर में कहां है ये तो सबको पता होगा, आपको ग्वालियर में पता है कहां है, किले पर है, कहां है,
ध्यान रखना, गुजरी महल आपने सुना हो, ठीक है। गुजरी जो रानी थी, गुजरी महल के नाम से जो फेमस है, उसी को मृगनयनी महल कहते हैं। उनका सही नाम मृगनयनी ही था, ठीक है। हाँ, किले पर, बहुत अच्छी बात भैया, आप लोगों को तो जानकारी मुझसे ज्यादा है, सही बात है, पढ़ रहे हो, है ना। यहां मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। विशेषण कहेंगे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। और विशेष्य जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर मैं इससे आगे बताऊं। बेटा जल्दी करें, किसी को कुछ पूछना है क्या? जल्दी मैसेज किया करो यार। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके कुछ उदाहरण पर अपन बात कर लेते हैं। इनके कुछ उदाहरण किस प्रकार से आएंगे और आपसे कैसे पूछे जाएंगे, तो उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं बेटा, है ना। चलिए, देखिए, कभी भी याद आए नीलाकाश, संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि से नीला आकाश, नीला है जो आकाश। भाई इस आकाश की विशेषता क्या हो गई? नीला है तो ये विशेषण हो गया, और आकाश की विशेषता है तो ये क्या हो गया? विशेष से हो गया। यहां किसी को कोई दिक्कत? एमपी के कई जिलों में मृगनयनी एम्पोरियम भी है। हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैं महल की बात कर रहा था, है ना। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। महाकवि, महान है जो कवि, है ना। महाकवि किसको कहेंगे? महान है जो कवि। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा, ध्यान रखना, उसे हम कहते हैं दुरात्मा। महात्मा कहेंगे महान है जिसकी आत्मा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता। हरी मिर्च आ जाएगा, काली मिर्च आ जाएगा, है ना। हाँ याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सेन साहब नहीं मतलब सद्धर्म, सच्चा है जो धर्म। सज्जन, सच्चा है जो जन। अधपका, आधा है जो पका हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? भवसागर मिटा देते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है।
भव सागर, भव रूपी सागर। भवरूपी सागर। मीनाक्षी, मीन के समान अक्ष वाली। अक्षी माने होता है आंख, उसको कहते हैं मीनाक्षी। मीन माने होता है मछली। मीन माने क्या होगा? मछली। सद्बुद्धि, सच्ची है जो बुद्धि। मंदबुद्धि, मंदबुद्धि, मंद है जो बुद्धि। ठीक है। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। अग्नि माने आग। ठीक है। चंद्रवदन, चंद्रवदन याद रखना है। वदन माने होता है मुख और बदन माने होता है शरीर। चंद्रमा के समान मुख है जो। पाषाण हृदय, पाषाण बोलते हैं पत्थर को। पाषाण के समान हृदय। ठीक है। अब तो बहुत उदाहरण हो गए, अब कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो अगला समास दिगु कराते हैं। जल्दी बताएं। हाँ, कृष्ण सर्प हो जाएगा, नील कमल हो जाएगा, लाल मणि हो जाएगा। हाँ बेटा मयंक जी बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। भला मानुष आ जाएगा, वचनामृत आ जाएगा, वज्र देह आ जाएगा, देह लता आ जाएगा, कनक लता आ जाएगा, क्रोधाग्नि आ जाएगा, विद्याधन आ जाएगा, चरण कमल आ जाएगा, कर कमल आ जाएगा। ठीक है। नील गाय आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा, महाजन आ जाएगा, शुभागमन आ जाएगा। ये सब इसी के उदाहरण है। ठीक है। चलो आगे करते हैं। 4 वाले नंबर के समास को देखते हैं। ठीक है। ठीक है भैया आगे कराते हैं। 4 वाले नंबर का समास है बेटा दिगु समास। कौन सा समास है? दिगु समास है। और दिगु समास में याद रखना कि दिगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है और ये कर्मधारय समास का उपभेद है। ठीक है। क्या याद रखना है? ये कर्मधारय समास का क्या है बेटा? उपभेद है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है ना। कर्मधारय समास का क्या है बेटा? उपभेद है। ठीक है। इसमें याद रखना कि इसमें भी विशेषण विशेष्य आते हैं। इसमें जो 2 पद होते हैं उनके मध्य भी क्या रहेगा? विशेषण और विशेष्य आएगा। लेकिन जो विशेष होगा वो साधारण शब्द होगा, लेकिन जो विशेषण आएगा वो संख्यावाची विशेषण आएगा। कौन सा विशेषण आएगा बेटा?
संख्यावाचक विशेषण आएगा। क्लियर है ना? याद रखना, विशेषण और विशेष्य में क्या याद रखना, विशेष्य साधारण शब्द के रूप में आएगा, लेकिन जो विशेषण आएगा वो संख्यावाचक विशेषण आएगा। कौन सा वाचा विशेषण आएगा? संख्यावाचक विशेषण आएगा। और द्विगु समास के जो भेद होते हैं बेटा वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला वाला होता है उसको कहते हैं समाहार द्विगु समास। दूसरे नंबर के समास को कहते हैं उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। बताइए ये दो भेद अभी तक आपने समास में पढ़े थे क्या? भाई दो भेद आप लोगों में से किस किसने पढ़े थे द्विगु समास के? जल्दी बताओ। नहीं पढ़े थे? कोई बात नहीं है, हम पढ़ा देते हैं। समाहार पढ़ेंगे और उत्तर पद पढ़ेंगे। समाहार का मतलब सीधा सीधा होता है समूह, और उत्तर पद में याद रखना जिसमें केवल और केवल संख्या तो आए लेकिन समूह का बोध नहीं हो, जिसमें अच्छा निकेश यादव सर जी से पढ़े थे। हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए, समाहार द्विगु में क्या का याद रखना है बेटा? समूह का याद रखना है। आज मैं उत्तर पद प्रधान को नहीं करा पाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन समाहार कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों पे अपन को चर्चा थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना? चलिए, समाहार को आज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। समाहार द्विगु समास क्या होता है कि जब कभी भी हम इसको तोड़ें या विग्रह करें, समास को क्या करें? समास का उल्टा ध्यान रखना व्यास होता है। समास का विलोम अगर कभी भी पूछा जाए तो व्यास को प्राथमिकता रखनी है समास का, है ना? अगर व्यास ऑप्शन में नहीं आए तो विग्रह को ध्यान रखना है, ठीक है? समाहार द्विगु में यानी कि जब हम इसका विग्रह करें तो विग्रह करने पर वो एक समूह के रूप में टूटे। काय के रूप में टूटे? समूह के रूप में टूटे, और पहला पद संख्या आना चाहिए, तो वहां पर समाहार द्विगु समास होता है। उदाहरण देखेंगे बेटा, जैसे चौराहा, जैसे चौराहा। अब बताओ क्या होता है? आपको पता है राह माने रास्ता होता है, चौ माने चार होता है। चार राहों का समूह। अब आप कहोगे सर इसको हम समूह क्यों कह रहे हैं? तो आप अच्छे से जानते हो कि जो चौराहा बनता है बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये जो क्षेत्र है इसको चौराहा कहा जाता है। याद रखना, कभी भी इसको इसे या इसे, इन्हें चौराहा ना कहते हुए हम चौराहा इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार रास्ते हैं वो आकर के समूह के रूप में मिल रहे हैं, इसीलिए चार राहों का समूह चौराहा कहलाता है। तीन राहों का समूह तिराहा कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? है ना? चौराहा, तिराहा, तीन राहों का समूह। पंचवटी, पंचवटी, पांच वटों का समूह। देखिए बेटा याद रखना है, वैसे तो इसमें द्विगु लगाएंगे, लेकिन कभी अगर ऑप्शन में द्विगु नहीं आए तो इसमें बहुप्री लगाएंगे, क्योंकि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य पंचवटी। अगर ऑप्शन में द्विगु नहीं आता है तो बहुप्री पे भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दशक, दशक 10 वर्षों का समूह।
शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्ताह क्या बनेगा बेटा? 7 दिनों का समूह। ठीक है। सतसई, 700 का समूह, याद रखना है। और रचना किसकी है? बिहारी। बिहारी सतसई काफी फेमस है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। इसमें 600 दोहे श्रृंगार रस संबंधी और 113 दोहे नीति और रीति संबंधी हैं। इस कारण से नीति, रीति और श्रृंगार तीनों का मिश्रण होने के कारण इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में, याद रखना है बेटा, ग्वालियर में हुआ है। ठीक है। हाँ, सतसई का मतलब 700 का समूह। चौपड़, 4 फड़ों का समूह। देखिए मैं क्या करूं, बहुत कुछ है देने के लिए। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। यह संस्कृत का व्याकरण है, ध्यान रखना। ठीक है। बहुत कुछ है बेटा समझाने के लिए। उत्तर पद बच गया।